सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि आपको जो रियल इशू है वो पता चले। ये देश कम से कम 2022 में बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। इस देश को कोई चुनौती नहीं दे सकता दुनिया में। उसका कारण है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। इस देश के सिलसिले में जो निर्णय करने वाली सत्ताएं में बैठे लोग हैं, उन्होंने इस देश को सुरक्षित करा है। लेकिन यह राष्ट्र एक गहरे संकट में है और हर दिन, हर गली और हर चौराहे पे, हर मिनट भारत के किसी ना किसी कोने में उस राष्ट्र को मारने की कोशिश हो रही है। क्योंकि हमें यह बताया गया हर मर्ज की दवा सरकार है और सरकार अच्छी हो बुरी हो वही सब कुछ करेगी। तो कहा यह जाता है कि जैसी जनता होगी वैसा राजा होगा। यह बात कुछ हद तक सही है। यही कारण था कि जब आप सरकार चुनते थे, सरकारें दिल्ली में बनती थी, तो कभी हमने भारत राष्ट्र के उस गौरव की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हम कौन थे, किसकी संतानें थे। लिहाजा हमारे से गलती हुई और उस गलती में हमने ऐसे ऐसे लोग चुने कि जिस भारत राष्ट्र की धरती को आचार्य चाणक्य से जाना जाता हो, उस धरती पे आज चाणक्य नहीं पैदा हो रहे, चाटुकार पैदा हो रहे हैं। और ऐसे मूर्ख लोग चुने हमने। वैसे एक परिवार के रूप में अगर हमारे घर से कोई भी आदमी, हमारा बड़ा बुजुर्ग, हमारी मां, बहन, बड़ा भाई, जब घर से निकल करके किसी फंक्शन में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, तो पूरे परिवार की कोशिश होती है कि यह हमारे परिवार का एक रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं से भी कोई ऐसी कमी ना हो जिससे परिवार के ऊपर निशान लग जाए। इसकी हम चिंता करते हैं एक परिवार के रूप में। लेकिन वही परिवार जब सामूहिक तौर पर राष्ट्र बनता है तो हम इस चिंता को भूल जाते हैं। इसलिए आज कई ऐसी घटनाएं हैं जो शायद आज की जनरेशन, जिन्होंने कल नहीं देखा है, उनको लगता है कि कुछ बदला नहीं है। हम जैसे लोगों से पूछिए क्या बदला है। इस भारत में ऐसे ऐसे लोगों को आपने चुना, ऐसे ऐसे लोगों को आपने सत्ता पे बिठाया कि भारत का एक विदेश मंत्री भारत की तरफ से यूएनओ के अंदर भारत का प्रतिनिधि बन के गया। और यह बात कभी इसलिए नहीं हुई हमारे यहां कि लोगों को न पता चले। अगर आप भारत को अपना एक परिवार मानते हैं, सनातन को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, इन परंपराओं को, मंदिरों को, आस्थाओं को, मान्यताओं को अगर आप अपना मानते हैं तो आपके दिल में दर्द होगा कि अगर भारत राष्ट्र कहीं नीचा हो रहा है तो। एक विदेश मंत्री, ये जोड़ तोड़ की सरकारें बनने से सरकार तो बन जाती है, लेकिन जब सरकार की नुमाइंदगी करने दुनिया के किसी फोरम पे कोई जाता है तो उन दुनिया के लोगों को इसकी चिंता नहीं होती कि इनके यहां सरकार 20 पार्टी से बनी है, 15 पार्टी से बनी है। वो ये देखते हैं कि ये भारत का नुमाइंदा है, ये भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, ये वहां का प्रतिनिधि है। उसके चलने से, उठने से, बैठने से, बोलने से वो ये तय करते हैं कि भारत के लोग कैसे होंगे। हमने ऐसा विदेश मंत्री चुना, इसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये निजी तौर पर जब आप बाहर निकल के जाएंगे देश में, दुनिया आपके सामने खड़ी होगी, तो उस विदेश मंत्री के उस कृतज्ञ के कारण आप जाने जाएंगे। आप लाख बहुत महंगे कपड़े पहने हो, बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, लेकिन आपकी पहचान यह होगी कि आप कैसे लोगों को चुनते हैं। एक विदेश मंत्री यूएनओ के अंदर भारत का नुमाइंदा था। जब भारत की बारी आई और उन्हें भारत का पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी संसद होती है, तो जब तक जितने भाषण चल रहे थे तो वो सो रहे थे, और जब बोलने गए, मंच पे खड़े हुए और भारत की तरफ से उन्होंने बोलना शुरू किया,
तो आप सोचिए, आधा भाषण पढ़ चुके थे, और यह बात किसी को शायद इसलिए समझ नहीं आई कि भाई ये तो पढ़ ही रहे, बोल ही रहे। तब विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी को समझ में आया कि हमारा विदेश मंत्री जब दुनिया बोल रही थी तो वो नींद में था, और जब भाषण देने गया तो उसके हाथ में पुर्तगाल का कागज था, वो पुर्तगाल का ही भाषण पढ़ रहा था। फिर उस विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी ने बताया कि माननीय, आप पुर्तगाल का भाषण पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान का भाषण ये। हमने ऐसे ऐसे जोकर चुने हैं इस देश में। क्या ये बात हमें शर्म नहीं दिलाती कि दुनिया के सामने हम क्या हैं ये दिखाई नहीं देता? और ये सिलसिला बहुत दिन तक चला, लेकिन अब सूरत बदल रही है, उसमें सूरत के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई गुजरात में राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं उस पर चर्चा होती हो, क्योंकि राष्ट्र की चुनौतियों को सरकार नहीं ठीक कर सकती। सरकार का काम नहीं है कि राष्ट्र की चुनौतियों से लड़े। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, राष्ट्र की चुनौतियों का सामना राष्ट्र के लोग लड़ते हैं, सरकारें नहीं लड़ती। सरकारों का काम होता है संसद चलाना, सरकार चलाना, पुलिस की व्यवस्था करना, आर्मी की व्यवस्था करना, देश को सुरक्षित रखना, लेकिन राष्ट्र को समाज चलाता है। और जब समाज के अंदर जागृति पैदा होती है, तभी दिल्ली में एक जागरूक समाज सत्ता पे उनको बिठाता है जिन्हें राष्ट्र की चिंता होती है। इसलिए पहली बार यह हुआ। अब तक होता यह था कि सरकार बताती थी कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। 1976 से पहले हम कम्युनल थे, 1976 से हम सेकुलर हुए, फिर समाजवादी हुए, फिर सरकार ने बताया कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, हिंदुत्व किसे कहते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के काले कोट पहनने वाले लोग बता रहे हैं कि हिंदुत्व क्या है, लेकिन पूरा समाज उन काले कोट पहनने वालों की परिभाषा से निर्धारित हो रहा था। जो कोर्ट में बैठे हैं, जिनका काम है भारत देश के अंदर आने वाले तमाम मुकदमों का निपटारा करें, लेकिन क्योंकि राष्ट्र कमजोर था, आपकी आस्थाएं कमजोर थीं, आप लालची हुए, आप बेईमान हुए, आपको अपने होने पे गर्व समाप्त हो गया, आप अपनी पहचान से शर्माने लगे, क्योंकि आपने ये सोचा महंगा कपड़ा, महंगा जूता, विदेशों के घड़ी, विदेशों के मोबाइल ही आपकी पहचान है। यही सबसे बड़ी भूल हुई। इसलिए आपकी कमजोरी के कारण सत्ताओं ने आपकी आस्थाओं और परंपराओं में दखल देना शुरू कर दिया, और क्योंकि आप लालची हुए, और यह लालच का सिलसिला एक लंबे समय से चल रहा था। सत्ताओं ने राष्ट्र का सौदा अपनी सत्ता बनाने के लिए किया, और हमको पता ही नहीं चला कि हम कब बिक गए, हमारी कब बोली लग गई। धीरे धीरे हम इतने आदी हो गए कि हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हम आखिर किस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ लोग आज भी उस परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं। हम ये बात तो बहुत कहते हैं कि अंग्रेजों ने कहा फूट डालो और राज करो, ये रोज कहते हैं, हमको पता है क्या करते हैं। हमको यह भी मालूम है कि भारत राष्ट्र की जो असली शक्ति थी, जहां वो ताकत थी, जहां वो राष्ट्र के रूप में तमाम